आज की कहानी एक ऐसी समुद्री कहानी है जिसमें खून है, डर है और हाँ, ड्रैकुला भी है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने इंग्लैंड बंदरगाह से, जहां एक बुजुर्ग मजदूर सामान लादने के दौरान एक अजीब सी पेटी पर बने निशान को देख लेता है। उस पर ध्यान टिक जाने से उसकी पकड़ी हुई रस्सी हाथ से छूट जाती है। सौभाग्य से एक तेज तर्रार मजदूर ने तुरंत हालात संभाल लिए और कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया। वो बुजुर्ग कुछ अजीब कहता है, क्या तुमने कभी ड्रैकुला देखा है? ये एक अशुभ संकेत है, और वहां से चला जाता है। वैसे देखा जाए तो ऐसा लगा जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। तेज तर्रार मजदूर की बहादुरी की वजह से उसे उस जहाज पर काम करने का मौका मिल गया। और हाँ, वो संदिग्ध पेटी वही असली कहानी की जड़ है। उस दौर में जब 800 के दशक का अंत चल रहा था, ऐसे जहाज अमीरों का सामान एक देश से दूसरे देश ले जाते थे। जहाज लंदन की ओर रवाना होता है और जाने से पहले सामान देने वाला व्यक्ति प्रेयर का संकेत करता है। फिर एक अनुभवी नाविक टोबी नए सदस्य को जहाज के ढांचे के बारे में बताता है, साथ ही ये भी कि यदि कोई मुसीबत आए तो कैसे लकड़ी पर खटखटाकर दूसरों को सूचना दी जाए। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी डेक के नीचे कुछ एनिमल अचानक बेचैन हो उठते हैं। दो लोग नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वहां कुछ अनहोनी है। तभी अचानक जहाज जोर से हिलता है और माल गोदाम से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब क्लेमेंस जांच करने के लिए लाइट लेकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सामान बिखरा पड़ा है, और तभी मिट्टी के बीच से एक लड़की प्रकट होती है। जहाज के लोग उसकी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो एक महिला है और माना जाता है कि जहाज पर महिलाओं का होना अपशगुन होता है। उस दौर की मान्यताओं और काम के कठिन स्वरूप के कारण महिला यात्रियों को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन वो क्लेमेंस ये मानता है कि उस लड़की की सांसें अभी भी जीवित है। कैप्टन एलियट की अनुमति मिलने के बाद वो चिकित्सा उपकरण लेकर आता है और लड़की को बचाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसे बचाने के लिए अपना खून भी देता है। लड़की धीरे धीरे होश में आती है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जाग जाता है। शायद वही अजीब प्राणी ड्रैकुला जो उस पेटी में छिपा था। रात होते ही वॉचर ड्यूटी पर होता है। वो समुद्र की ओर देखते हुए कुछ डरावना देख लेता है। वो नजदीक जाकर देखता है, लेकिन सिर्फ कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। इधर जहाज के नीचे कुत्ता, जो बड़ा ही चंचल था, जहाज के अंदरूनी हिस्सों को सूंघने निकल पड़ता है। तभी ये काली परछाई उसके पास आती है और अचानक उस पर हमला कर देती है। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता मारा जा चुका होता है, और सिर्फ कुत्ता ही नहीं, जहाज पर मौजूद सभी एनिमल भी मारी जा चुकी थी। अब सभी की निगाहें उस लड़की और उस मजदूर पर टिक जाती हैं। क्लेमेंस ने कहा कि वो एक नामी यूनिवर्सिटी से चिकित्सा की पढ़ाई करके आया है, लेकिन चूंकि वो अलग जाति का था, बाकी लोग उस पर शक करने लगे और उसे अपशब्द कहने लगे। क्लेमेंस कुछ कहने ही वाला था कि एक व्यक्ति ने चाकू निकाल लिया। तभी एक और नाविक लार्सन, जो उस अजीब प्राणी को देख चुका था, सामने आया और बोला, इस जहाज पर कोई बुरी आत्मा है। जहाज पर तैनात पेट्रोव्स्की को लग रहा था जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन असली मुसीबत तब सामने आई जब उसने देखा कि जहाज की लकड़ियां कुछ जगह से टूटी हुई हैं। हालांकि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, उसे कोने में कुछ अजीब चीज दिखाई दी। उसने अपने पास की जेब से छोटा चाकू निकाला ही था कि तभी एक रहस्यमयी परछाई तेजी से उस पर झपट पड़ी और वो हमेशा के लिए खो गया। अगले दिन सुबह बाकी लोगों ने जहाज में कई जगह नुकसान देखा, लेकिन सबने मान लिया कि रात को शराब पी रखी थी और शायद उसी वजह से वो समंदर में गिर गया होगा। उसी समय जो लड़की पहले बेहोश थी अब होश में आ चुकी थी, लेकिन वो बस एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, वो यही है। आखिरकार क्लेमेंस ने उसे शांत किया। जब रात को वो खून चढ़ा रहा था, तब उसने उस लड़की से पूछा कि उसे जहाज के निचले हिस्से में कैसे पाया गया। तब लड़की ने अपनी गांव की पुरानी कहानी बताई। उनके गांव में एक पिशाच की दहशत थी जिसे ड्रैकल कहा जाता था। रात को वो लोगों का खून पीकर जिंदा रहता। गांव के बुजुर्गों ने उससे समझौता किया और उसे एक मालवाहक जहाज के जरिए किसी और शहर भेजने का निर्णय लिया, और उस सौदे में उस लड़की को उसकी बलि बना दिया गया। अब वो डराना राक्षस डीमन इसी जहाज पर था। उसी रात जब एक अन्य मेंबर ड्यूटी पर था, अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। उल्गारिन जब केरोसिन लैंप चलाने गया तो उसे आभास तक नहीं हुआ कि कोई खतरा चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा है। सौभाग्य से उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी कहीं से लकड़ी पर दस्तक की आवाज आई। वो समझा कि कोई साथी मस्ती कर रहा है, लेकिन दूसरे ने भी वही आवाज सुनी। अब दोनों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक उसमें से आगे बढ़ा और ऊपर से वो प्राणी झपट पड़ा। उसका असली रूप देखकर दूसरा वोचक दंग रह गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो क्रीचर अंदर जाने के बजाय बाहर ही मंडराता रहा। तेज झटकों के साथ जहाज एक और झुकने लगा। सभी लोग तुरंत कंट्रोल रूम की ओर दौड़े
और जहाज को संतुलित करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच जब सभी गश्ती कर रहे थे तो क्लेमेंस ने देखा कि साथी टोबी के कंधे पर खून की बूंदें गिरी हैं। ऊपर देखा तो एक अन्य साथी जो लापता था अब बेहोश अवस्था में लटका हुआ था। नीचे लाने पर अचानक वो उठ खड़ा हुआ। हालत को संभालने के लिए उसे बांधना पड़ा। अब कप्तान ने आदेश दिया कि सब लोग हथियार लेकर जहाज की पूरी तलाशी लें। सब जगह खोजबीन की गई लेकिन उस क्रीचर का कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान पोलगा रेन बंधा हुआ था। वो अचानक छूट गया और टोबी के पास जा पहुंचा। शुरू में टोबी को कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसकी आंखों में झांका उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, मानो वो इंसान न होकर कुछ और बन चुका हो। टोबी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाहर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब वो डर के मारे भगवान से दुआ कर रहा था तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज आई। अब ओल्गारिन अपना सिर दरवाजे से मार रहा था। शिप पर मौजूद बाकी लोग भी उस हल्की हलचल को सुन चुके थे। जैसे ही नीचे पहुंचे उन्होंने ओल्गारिन को दरवाजे के पास बैठा पाया और बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। टोबी जैसे ही राहत की सांस ले रहा था तभी उसने देखा कि कमरे के एक कोने में कुछ हरकत हो रही है। उसने ऊपर देखा तो वो अजीब परछाई फिर से गायब हो गई। उधर बाकी लोग अभी दरवाजा खोल ही रहे थे कि तभी वे एकदम स्तब्ध रह गए। ड्रैकुला अब सबके सामने था। टोबी ने जब ऊपर नजर उठाई तो देखा कि वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। डर के मारे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और ड्रैकुला ने उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। तभी अन्ना ने दरवाजे की कुंडी तोड़ दी और अंदर घुस आई। दूसरी ओर क्लेमेंस ने भी टोबी को पास ही बेसुध पड़ा देखा। उसके चेहरे से सारी चेतना जैसे गायब हो चुकी थी और गर्दन पर 2 गहरे निशान थे। अगले दिन सुरक्षा की दृष्टि से सबने मिलकर ओल्गिन को फिर से बांध दिया। उसका शरीर तो बंधा हुआ था लेकिन उसमें अब भी थोड़ी कॉन्शियसनेस बाकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा अंदर से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शरीर उसकी नहीं रहा। जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ी उसकी त्वचा जलने लगी और फिर एक गोली की आवाज ने उसके दुख का अंत कर दिया। लगातार हो रही इन अजीब घटनाओं ने टीम के भीतर डर और अविश्वास पैदा कर दिया। रात होते ही जोसेफ ने फैसला किया कि अब वो ये सब और नहीं झेलेगा। वो एक लाइफ बोट लेकर वहां से निकल गया, लेकिन घने कोहरे में चारों ओर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो डर के समंदर में डूबता चला गया। तभी ड्रैकुला उसकी खुशबू सूंघते हुए वहां तक पहुंच गया। उधर क्लेमेंस और अन्ना ने मिलकर तय किया कि अब वक्त आ गया है इस राक्षस से सीधे टक्कर लेने का। दोनों हथियार लेकर धीरे धीरे नीचे डेक की ओर बढ़े। जब वे एक पुराने लकड़ी के बक्से के पास पहुंचे और जैसे ही क्लेमेंस ने ढक्कन हटाया, सामने रेंगते कीड़ों और एक प्राचीन राजदंड का नजारा था। वो राजदंड शायद किसी भविष्यवाणी से जुड़ा था। उसी समय ऊपर से आवाज आई। एक लाइफ बोट गायब थी और थोड़ी देर बाद वही बोट वापस आई, लेकिन इस बार उस पर खून के निशान थे। अगले दिन टोबी की मौत की खबर सबके सामने आ गई। जब लोग उसे अंतिम विदाई देने वाले थे तभी किसी ने देखा कि शायद वो जिंदा है, लेकिन जब चादर हटाई तो कुछ नहीं हुआ। क्लीमी समझ गया कि ये टोबी नहीं है और बिना वक्त गवाए उसे समंदर में फेंक दिया। टोबी की मौत ने सभी को झकझोर दिया। अब सब ने मिलकर एक आखिरी योजना बनाई, इस जहाज गेंद को त्याग देना। अब वे लंदन से केवल 1 दिन की दूरी पर थे। अगर ड्रैकुला वहां पहुंच गया तो शायद उसका अगला शिकार पूरी दुनिया बन सकती थी। इसलिए सबने तय किया उससे पहले ही उसे जहाज के साथ डुबा दिया जाए। प्लान था एक जाल बिछाना और जब वो फंसे तब जहाज को समंदर में डुबाना, जबकि बाकी लोग लाइफ बोट से निकल जाएंगे। इस बात को सुनकर वोचेक थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि यही जहाज अब तक उनका घर था। लेकिन उसने खुद ही ये काम करने का बीड़ा उठाया। रात आई, सब कुछ तैयार था, लेकिन तभी समुद्र के शांत पानी पर घना कोहरा छा गया, जिससे सभी का दिल कांप उठा। तभी एक बड़ा कीड़ा उड़ता हुआ निकला और रस्सियां अपने आप हिलने लगी। उसका एक साथी अब नहीं रहा था और उसे एहसास हुआ कि वो अकेला ऊपर रहने लायक नहीं है, खासकर जब उसके दुश्मन के पास 2 पंख हों। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगा उसे लगा जैसे बगल में कुछ है। सौभाग्य से वो सुरक्षित रहा, लेकिन ड्रैकुला भी उसका पीछा कर रहा था। ठीक आखिरी सेकंड में उसने दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि उसे जहाज से गहरा लगाव था, लेकिन फिर भी उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस जहाज पर वार किया जो बरसों से उसका साथी रहा था। इसी दौरान मौसम और ज्यादा बिगड़ने लगा। कप्तान ने पूरी ताकत लगाकर जहाज को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो अपनी रिलीजियस किताब पढ़ ही रहा था कि तभी एक साया बिजली की तरह उस पर झपटा और उसकी जान ले ली। जब क्लीमेंस वहां पहुंचा तब तक कप्तान की सांसें थम चुकी थीं। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अब क्लीमेंस को चिल्लाकर उस राक्षस को ललकारना पड़ा, लेकिन अंधेरा तो ड्रैकुला का मैदान था। एक जोरदार झटके में ही उसने क्लीमेंस को हवा में उछाल दिया। जैसे ही वो फिर से हमला करने ही वाला था, अचानक एक गोली उसकी पीठ में आ लगी, मगर अगले ही पल ड्रैकुला ने अन्ना को अपने पंजों में जकड़ लिया। वो धीरे धीरे उसका दम घोंटने लगा, लेकिन क्लीमेंस ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और हमला कर दिया।
लेकिन भागने की कोशिश भी ज्यादा दूर नहीं जा पाई। ड्रैकुला ने उन्हें फिर खींच लिया। क्लीमेंस की आंखों के सामने उस राक्षस ने उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन ठीक उसी समय अन्ना ने जंजीर से बंधे खंबे की रस्सी काट दी। दोनों ने गिरते लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ लिया। जहाज अब अपने आखिरी सफर में था। वो जाकर समंदर की दीवारों से टकरा गया। दोनों पूरी रात समंदर में तैरते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकला, क्लीमेंस को पता चला कि अन्ना पहले जैसी नहीं रही। ड्रैकुला का जहर उसके शरीर में फैल चुका था। खून चढ़ाने से सिर्फ वक्त ही मिला, इलाज नहीं। उन्होंने एक आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा और अन्ना समंदर की ओर बढ़ती चली गई, उस धुंध में कहीं गुम होती हुई। इसके बाद क्लीमेंस ने लंदन में एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन एक दिन अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने बाहर देखा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया, पर वो चेहरा धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया और यही कहानी पर समाप्त हो जाती है।